न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। इस खास बुलेटिन में हम जिक्र करने वाले हैं देश दुनिया की उन तमाम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। लेकिन शुरुआत 4 बड़ी खबरों के साथ करेंगे। 4 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। एक एक कर हर तस्वीर का जिक्र करेंगे, बताएंगे आपको कि क्या है खास, हर एक अहम खबर से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले बात पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की और बताएंगे आपको इस एक्सप्रेसवे की हर एक डिटेल। उसके बाद बात करेंगे रेल मंत्रालय के फैसले की। आखिर रेल मंत्रालय ने आम लोगों की सरोकार के लिए कौन सा बड़ा फैसला लिया। जिसके बाद बात करेंगे लद्दाख की, क्योंकि जिस सड़क ने गिनीज बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है, क्या उसमें खास था। और सबसे आखिर में आपको बताएंगे कि आखिर भारत में मशहूर हो रही क्रिप्टो करेंसी पर आरबीआई गवर्नर ने अब क्या कह दिया है। ये 4 बड़ी खबरें रहेंगी, लेकिन इसके बाद और भी अहम खबरें जिनका विस्तार से सब पूरे बुलेटिन में जिक्र होगा। तो सबसे पहले बात सबसे पहली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के सुल्तानपुर में 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया है। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि 3-4 साल पहले जहां सिर्फ जमीन थी, अब वहां से होकर इतना आधुनिक एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। जब 3 साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, तब ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की तरफ ले जाएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी के मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। उन्होंने कहा कि यूपी में 7 से 8 साल पहले जो स्थिति थी, उसे देखकर मुझे हैरानी होती थी कि आखिर यूपी को कुछ लोग किस बात की सजा दे रहे हैं। 2014 में जब यूपी ने देश की बात करें तो मुझे महान भारत भूमि की सेवा का अवसर दिया। मैंने यूपी के विकास के लिए बहुत सारे विकास कार्य शुरू कराए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। आगे क्या कहा, आइए सुनते हैं। तो आपको हमने विस्तार से बताई हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात तो उनकी तरफ से दे ही दी गई है, और इसी के साथ आपको बताते हैं कि उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी सौगात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, और यह एक्सप्रेसवे करीब 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। पूर्वी और पश्चिमी यूपी को जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांदसराय से शुरू होगा और गाजीपुर तक पहुंचेगा। इसे बनाने में करीब 22,497 करोड़ रुपए की लागत आई है। 9 जिले जिनका वर्णन किया गया है वो कौन से हैं? लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर ये निकलेगा। आप ग्राफिक्स के जरिए इसे समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए आपका सफर और बेहतरीन होने वाला है। कह सकते हैं कि अब सुहावना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपके सामने वो तमाम परेशानियां नहीं आएंगी जो पहले आती थी। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इस एक्सप्रेसवे में कुछ ऐसी खास बातें हैं जो आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे होने वाला है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई 2018 में आजमगढ़ से इसकी आधारशिला रखी थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांदसराय गांव से शुरू होगा, जो गाजीपुर में NH 31 पर स्थित हैदरिया गांव पर खत्म होगा। ये गांव यूपी बिहार बॉर्डर से 18 किलोमीटर पहले पड़ता है। ये एक्सप्रेसवे अभी 6 लेन का बनाया गया है, जिसे भविष्य में 8 लेन भी किया जा सकता है। और दावा है कि इस एक्सप्रेसवे से गाजीपुर से दिल्ली अगर पहुंचे तो 10 घंटे का समय लगेगा। यूपी सरकार के मुताबिक अक्टूबर 2018 में इसका काम शुरू हुआ था और 3 साल में इसे पूरा कर लिया गया है। और एक बड़ी सौगात के रूप में उत्तर प्रदेश को ये दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो अब साकार हो चुका है। और इसी के साथ स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू विमान की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि इसका भी जिक्र हम करेंगे। लेकिन उससे पहले एक्सप्रेसवे को हम आपको डिटेल में बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग इस खबर से अछूते रह गए हैं, जिन्हें अभी तक मालूम नहीं चल पाया है कि आखिर क्या क्या इसमें विशेष है, वो आपको एक बार फिर से बताते हैं।
तो इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन आज कर दिया गया है और अब ये कह सकते हैं कि जो ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, कि हम बात कर रहे हैं लखनऊ के चांद सराय से ये शुरू होगा, गाजीपुर तक पहुंचेगा। और अगर लागत की हम बात करें कि कितनी लागत इस पर आई है, तो इसे बनाने में 24,497 करोड़ रुपए का खर्चा अभी तक आया है। ये एक्सप्रेस वे 9 जिलों जिसमें लखनऊ है, बाराबंकी है, अमेठी है, अयोध्या है, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर निकलेगा। आपकी अब यात्रा इजी हो जाएगी, सरल हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई 2018 में आजमगढ़ से इसकी आधारशिला रखी थी। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लखनऊ के चांद सराय गांव से शुरू होगी, जो कि गाजीपुर में NH 31 पर स्थित हैदरिया गांव पर खत्म होगी। ये गांव यूपी बिहार बॉर्डर से 18 किलोमीटर पहले पड़ता है। ये एक्सप्रेसवे अभी करीब 6 लेन का बनाया गया है, लेकिन भविष्य में ये 8 लेन का भी किया जा सकता है। इस बात की उम्मीद है, दावा है कि इस एक्सप्रेसवे से गाजीपुर से दिल्ली पहुंचने में करीब 10 घंटे का सफर होगा आपका। और यूपी सरकार के मुताबिक अक्टूबर 2018 में इसका काम शुरू हुआ था। 3 साल में इसे पूरा कर दिया गया है और अब ये सौगात दे दी गई है उत्तर प्रदेश को। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसका जिक्र हम सुबह से ही बार बार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। वो खुद गदगद नजर आए, बहुत खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से मैं विमान से खुद इस एक्सप्रेसवे पर उतरूंगा, क्योंकि जब हम 2014 से पहले उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखते थे तो सोचता था कि आखिर उत्तर प्रदेश की दशा ऐसी क्यों है। लेकिन जब बागडोर हमारे हाथ में आई तो हमने ये साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश का विकास रुकना नहीं चाहिए और वो रुका नहीं है, अभी तक यूं ही बरकरार है और इसकी गति यूं ही आगे बढ़ती रहेगी। तो ये एक्सप्रेसवे की पूरी डिटेल जो हमने आपको विस्तार से बताई। और इसी के साथ स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू विमान की हम बात कर रहे थे, जो क्षमताओं को और मजबूत करने की दिशा में भारतीय वायुसेना ने एक नया और बेहतर कदम उठाया है। वायुसेना ने फ्रांस से हैमर मिसाइलों के लिए ऑर्डर दिया। ये इसे 70 से ज्यादा की स्टैंड ऑफ रेंज पर किसी भी कठोर बंकर या जमीनी लक्ष्य को बाहर निकालने की अनुमति देगा। LCA तेजस लड़ाकू विमान की क्षमता वृद्धि चीन के साथ सैन्य गतिरोध के बीच में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा रक्षा बलों को दी गई आपातकालीन खरीद शक्ति का उपयोग करके की जा रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक हैमर मिसाइलें LCA तेजस के साथ एकीकृत होने की प्रक्रिया में है और ये स्टैंड ऑफ दूरियों से कठोर लक्ष्यों को दूर करने की क्षमता में वृद्धि करेगी। भारतीय वायुसेना ने राफेल लड़ाकू विमानों के लिए इन हैमरों की पहली खेप उस समय हासिल कर ली थी जब विमान ने अपने सबसे उन्नत विमान की हवा से जमीन पर निशाना साधने की क्षमता को और बढ़ाने के लिए फ्रांस से भारतीय वायुसेना में आना शुरू किया था। ये भी आपको जरूर बताएंगे कि भारतीय सशस्त्र बलों ने सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में उन्हें दी गई आपातकालीन खरीद शक्तियों का व्यापक रूप से उपयोग किया है, ताकि दोनों पक्षों के दुश्मनों द्वारा किसी भी संघर्ष या आक्रमण से निपटने के लिए खुद को जरूरी हथियारों से लैस किया जा सके। भारतीय वायुसेना विमान के ज्यादा से ज्यादा क्षमताओं को जोड़कर स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू विमान कार्यक्रम का पुरजोर समर्थन कर रही है।
बढ़ते आगे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अगले हफ्ते नई दिल्ली के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की उम्मीद है। टीएमसी सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में वो राज्य के बकाये और बीएसएफ का बढ़ाए गए अधिकार क्षेत्र जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगी। उधर पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के विरोध में प्रस्ताव पेश किया गया है। हालांकि बीजेपी ने इस प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की है। विधानसभा में इस प्रस्ताव पर टीएमसी ने कड़ा रुख अपनाया। टीएमसी प्रवक्ता ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और इस 50 किलोमीटर के दायरे में 22 लोकसभा सीटें आती हैं। बीजेपी बीएसएफ के जरिए इन्हीं 22 सीटों पर नजर रखे हुए है, इसीलिए ये 15 किलोमीटर के दायरे को बढ़ाकर 50 करना चाहते हैं। क्या बीएसएफ जवान कानून व्यवस्था के मुद्दे सुलझाने में सक्षम है? सिलीगुड़ी से सुंदरबन तक सीमा के इलाके में हत्याएं हुई हैं। टीएमसी ने साफ कहा है कि जब तक हमारे शरीर में खून बाकी है, हम बीएसएफ को अपनी जमीन में प्रवेश नहीं करने देंगे। हम देखेंगे कि कैसे आखिर बीएसएफ 50 किलोमीटर के इलाके में घुसती है। हमारी सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी नहीं रहेगी। बताते चले कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अगले हफ्ते नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकती हैं और इस मीटिंग में भी राज्य के बकाये और बीएसएफ का बढ़ाए गए अधिकार क्षेत्र पर चर्चा होना संभव है। ममता 22 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी का दौरा कर सकती हैं और 25 नवंबर को कोलकाता लौटेंगी। एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा। मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है। हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात राजधानी दिल्ली की, जहां पर मंगलवार को भी AQI के 396 पर रहने के साथ ही लगातार तीसरे दिन वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं और इसी क्रम में अब दिल्ली परिवहन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है कि जिन गाड़ियों के पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं मिला उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस चालान के लिए दिल्ली में 400 से ज्यादा पेट्रोल पंप पर करीब 1600 सिविल डिफेंस
वॉलेंटियर तैनात रहेंगे जिनके पास प्रदूषण सर्टिफिकेट चेक करने और चालान करने का अधिकार होगा। बताते चलें कि प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होने पर गाड़ी मालिक को उसी समय पेट्रोल पंप पर प्रदूषण जांच केंद्र से गाड़ी का प्रदूषण करवाने के लिए कहा जाता है। वहीं पाकिस्तान रुपया महीनों से अंतरबैंक मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहा है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक ये गिरावट इमरान खान सरकार के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये बताता है कि देश एक गहरी आर्थिक समस्या का सामना कर रहा है। शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपये 175 रुपये 73 पैसे पर बंद हुआ। 14 मई और 1 जुलाई के बाद से रुपये में क्रमशः 13 रुपये 34% और 10.35% की गिरावट आई है। पाकिस्तान का विदेश मुद्रा भंडार भी अक्टूबर की शुरुआत में करीब 19.2 अरब अमेरिकी डॉलर से घटकर 17.3 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ऋण कार्यक्रम को फिर से शुरू करने में देरी भी पड़ोसी मुल्क की मदद नहीं कर रही है। वहीं इस साल अब तुर्की लिरा में 1/4 से ज्यादा की गिरावट आई है, जिससे इस साल उभरते बाजारों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला बन गया है। इसने 5 सालों में अपने मूल्य का 2/3 खो दिया। इससे तुर्की के लोगों की आय में गिरावट हुई है और मुद्रास्फीति में तेजी आई है। रेलगाड़ियों में बिना एसी वाले जर्नल क्लास की बोगी अब जल्द ही इतिहास की बात हो जाएगी। रेल मंत्रालय लंबी दूरी वाली यात्रा आसान बनाने के लिए जर्नल कोच को वातानुकूलित यान में बदलने जा रही है। ये नई इकोनॉमी एसी कोच नई पटरियों पर आधुनिक तकनीक से कदम ताल करते हुए 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकते हैं। अब यही रफ्तार और एसी की सुविधा सेकंड क्लास जर्नल कोच में भी मिलेगी। रेल मंत्री का पदभार संभालते ही अश्विनी वैष्णव ने यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाकर रेल यात्रा को ज्यादा लोकप्रिय और सुखद बनाने का संकल्प लिया था। उसी सिलसिले में ये कदम उठाए गए हैं। उम्मीद है कि अगले महीने से इसकी शुरुआत हो जाएगी। रेल मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अभी जर्नल सेकंड क्लास कोच में करीब 100 यात्री बैठ सकते हैं। इन कोच को बनाने की लागत करीब 2 करोड़ 24 लाख के प्रति आसपास आती है। वहीं नए जर्नल सेकंड क्लास कोच में इससे भी ज्यादा यात्री बैठ सकेंगे। 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड से दौड़ पाएगी ट्रेन, जबकि पुरानी चाल के नॉन एसी कोच ज्यादातर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही चल सकते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्त मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की बैठक में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के सुझाव पर कुछ भी कहने से इंकार कर दिया है। हालांकि उन्होंने एक बार फिर इसे देश के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा बताया है। आरबीआई गवर्नर ने बिजनेस चैनलों और अखबार को क्रिप्टो करेंसी के बजाय बैंकिंग मुद्दों पर ज्यादा चर्चा करने को कहा है। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी पर बहुत ज्यादा गहराई में जाकर चर्चा किए जाने की जरूरत नहीं। मैंने इन विषयों पर अब तक गहराई में चर्चा नहीं देखी है। और वहीं केंद्र सरकार ने कल यानी 17 नवंबर से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को खोलने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को इसका ऐलान किया। सरकार के इस फैसले का पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्वागत किया है। साथ ही सीएम चन्नी ने ऐलान किया कि वो पहले जत्थे के साथ पूरी कैबिनेट संग माथा टेकने करतारपुर गुरुद्वारा साहिब जाएंगे। बता दें कि मार्च 2020 में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए करतारपुर साहिब कॉरिडोर को बंद कर दिया गया था। फैसले पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिखा, सही वक्त पर करतारपुर साहिब कॉरिडोर को खोलने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करता हूं। इससे हजारों श्रद्धालुओं को गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब पर मौका मिलेगा पवित्र मंदिर में पूजा करने का। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने भी केंद्र के फैसले पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट किया, इस कदम का स्वागत करते हैं। अनंत संभावनाओं के कॉरिडोर का फिर से खुलना नानक के नाम पर अमूल्य तोहफा है। सभी पर आशीर्वाद बरसे और ये कॉरिडोर हमेशा के लिए खुला रहे। सरबत दा भला। और अमित शाह ने कहा कि एक बड़े फैसले के तहत मोदी सरकार ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर को 17 नवंबर से दोबारा खोलने को लेकर यह फैसला किया है। इससे बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालुओं को फायदा होगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, उनके पास इसका कोई समाधान नहीं है। किसान पिछले 1 साल से बेहाल है, लेकिन उनके पास इसका भी कोई जवाब नहीं। उनकी हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए सिर्फ एक फैक्ट्री का काम करती है। पीटीपी प्रमुख ने कहा, उन्होंने त्रिपुरा, फिर यूपी और अब महाराष्ट्र से शुरुआत की, क्योंकि जैसे जैसे यूपी चुनाव करीब आते हैं
उनके पास यानी सरकार के पास इसके लिए दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ उसी आधार पर वोट मांगते हैं। बीते दिन महबूबा मुफ्ती ने हालिया प्रतिकूल मौसमी दशाओं के चलते जम्मू कश्मीर में किसानों के हुए भारी नुकसान के प्रति प्रशासन की बेरुखी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जम्मू के सीमावर्ती जिलों में धान उपजाने वाले और कश्मीर में सेब और अन्य फलों की पैदावार करने वाले किसान जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दोनों क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी से उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। महबूबा ने कहा, ऐसा लगता है कि जमीनी स्तर पर नुकसान का आंकलन करने के बजाय प्रशासन ने अपने कार्यालयों के बंद कमरों में बैठकर मुआवजा निर्धारित किया। उन्होंने आरएसपुरा सीमावर्ती क्षेत्र और शहर के बाहरी इलाकों में बिशान में पार्टी के कुछ कार्यक्रमों को संबोधित किया। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 23 और 24 अक्टूबर को हुई भारी बारिश और बर्फबारी को राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा घोषित किया था। वही अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में मुंबई की भायखला महिला जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी की जमानत अर्जी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। 2015 के बाद ये 6वीं बार है जब इंद्राणी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया। पिछले साल अगस्त में भी मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने इंद्राणी की जमानत याचिका को खारिज किया था। इंद्राणी की अपील पर जस्टिस नितिन सांबरे के समक्ष सुनवाई हुई। जमानत अर्जी मेरिट के आधार पर दायर की गई थी, इसीलिए जस्टिस सांबरे ने इसे खारिज करने से पहले इंद्राणी के वकील से इसे वापस लेने को कहा। इस अर्जी का सीबीआई ने पुरजोर विरोध किया और कहा कि बेटी शना बोरा के अपहरण, हत्या और उसके शव को नष्ट करने की वो आरोपी हैं, इसीलिए अगर वो बाहर जाती हैं तो इस केस को प्रभावित कर सकती हैं। मुंबई सत्र न्यायालय की विशेष सीबीआई अदालत में इस मामले की सुनवाई हो रही है। इंद्राणी की तरफ से अदालत में उनकी बढ़ती उम्र और जेल में हुई खराब तबीयत का भी हवाला दिया गया था। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से हालात बहुत खराब हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली समेत देश के उत्तरी राज्यों में बढ़ते हुए प्रदूषण का मुद्दा गरमाया हुआ है और तो और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। खबरें ये भी है कि मुंबई की हवा से ज्यादा दिल्ली की हवा जहरीली है, लेकिन मुंबई में भी हालात कुछ सामान्य नजर नहीं आ रहे हैं। समुद्र से आने वाली हवाओं की रफ्तार का मंद पड़ना और ढेर सारे वाहनों के चलने का अंजाम ये हुआ कि दक्षिणी मुंबई की हवा दिल्ली से भी ज्यादा जहरीली हो गई है। सोमवार को दक्षिण मुंबई में एयर क्वालिटी इंडेक्स 345 अंक तक जा पहुंचा। दिल्ली में सोमवार को AQI 331 था, इसलिए अब मुंबई का को ये चिंता सताने लगी है कि अगर मुंबई में भी प्रदूषण का स्तर दिल्ली के मुकाबले हुआ तो यहां भी पॉल्यूशन लॉकडाउन की नौबत आ जाएगी। मुंबई के कोलाबा में हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित पाई गई है। तो दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं, मुंबई भी देख लीजिए और दिल्ली की भी तस्वीरें देख लीजिए और आप यहां पर आंकलन खुद कर पाएंगे कि हालात क्या हैं। दोनों ही जगह वायु काफी ज्यादा प्रदूषित है। प्रदूषण की समस्या यहां पर ज्यादा लोगों को होने लगी है और ऐसे में कहा जा रहा है कि न सिर्फ दिल्ली बल्कि मुंबई में भी हालात और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं और लॉकडाउन जैसी स्थिति बनती यहां पर नजर आ रही है। श्रीनगर में सोमवार को हैदरपोरा बाईपास पर मुठभेड़ में 2 आतंकी और एक OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर को मार गिराया गया है। आतंकवादी की गोलीबारी में अल्ताफ अहमद घायल हो गया है, जिसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मुठभेड़ पर सवाल उठाते हुए PDP ने मामले की जांच की मांग की। मारे गए आतंकियों में एक पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल है, जिसकी पहचान बिलाल भाई के रूप में हुई। दूसरा आतंकी आमिर बनिहाल का रहने वाला है। कश्मीर जोन के IG विजय कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली 2 से 3 आतंकी एक घर में छिपे हैं। हमने घेराबंदी की, तलाशी अभियान चलाया। ऊपर की मंजिल में 3 कमरे थे। हमने मकान मालिक अल्ताफ और बिजनेसमैन मुदासिर गुल को बुलाया। इसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला। 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन इस चुनौती पर पार पा लिया गया। दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और ये भी बता दें कि लगातार सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हो रही है और आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। अब बात सीबीआई की, जिसे आज देश में 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 76 जगहों पर तलाशी ली जा रही है। सीबीआई ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण और शोषण से संबंधित आरोपों पर कुल 83 आरोपियों के खिलाफ 14 नवंबर 2021 को 23 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश, दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, ओडिशा, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। वहीं बच्चों की यौन शोषण को रोकने के लिए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 14 से 20 नवंबर तक प्रदेश के सभी जिलों में बाल सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया।
बताते चले कि इंटरनेट पर दुनिया भर में बढ़ता बाल यौन शोषण एक वैश्विक समस्या बनता जा रहा है। इस समस्या के कारण खेलता कूदता बचपन धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। भारत में भी बड़े पैमाने पर बच्चों के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। ऐसे ही अपराधों को रोकने के लिए सीबीआई ने 2 साल पहले अलग से एक यूनिट गठित की थी, जो देश भर में बच्चों के ऊपर होने वाले ऑनलाइन बाल यौन शोषण पर रोक लगाएगी। भारत में कोरोना महामारी से बचने के लिए दोनों डोज लगवा चुके लोग भी अब कोविड-19 की चपेट में आने लगे हैं। बात केरल की करें तो यहां रोजाना दर्ज किए जाने वाले कोरोना के नए मामलों में 40% मरीज ऐसे हैं जो वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं। यानी भारत में अब बैक थ्रू इन्फेक्शन का खतरा बढ़ने लगा है। बैक थ्रू इन्फेक्शन का मतलब उन मामलों से है जिनमें दोनों डोज लगवा चुके मरीज भी संक्रमित हो रहे हैं। इस खतरे को देखते हुए जल्द ही बूस्टर डोज की जरूरत भी पड़ सकती है। अगर केरल के साथ साथ अन्य राज्यों में भी दोनों डोज लगवा चुके लोगों में संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं तो एक बार फिर ये मुसीबत बढ़ सकती है। केरल समेत देश भर में कोरोना के मामलों में कमी आई है, लेकिन बैक थ्रू इन्फेक्शन में चिंता बढ़ गई है। केरल अभी भी नए मामलों में सबसे आगे है। बैक थ्रू इन्फेक्शन में दोनों टीके लगने के बाद भी लोग वायरस की चपेट में आ रहे हैं। तो तस्वीरें केरल की हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग डोज ले रहे हैं, एक नहीं दोनों डोज ले रहे हैं। बावजूद इसके भी 40% नए मरीज वो हैं जिन्होंने दोनों डोज ले लिए हैं। यानी अब एक चिंता का विषय हम इसे कह सकते हैं। और केरल में अब सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों ने दोनों डोज ले लिए हैं उनमें भी संक्रमण के मामले साफ देखे जा रहे हैं। और अब खबर है ऑस्ट्रेलिया से, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बता दें कि यहां के विक्टोरिया शहर में उपद्रवियों ने इस करतूत को अंजाम दिया और आदमकद कांस्य प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की है। तो वहीं प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने इस कृत्य को शर्मनाक बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। इस घटना को लेकर भारतीय ऑस्ट्रेलियाई समुदाय में निराशा भी है। खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री मॉरिसन ने भारत की आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत के महावाणिज्य दूत राजकुमार और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के साथ रॉविन में ऑस्ट्रेलियाई भारतीय समुदाय केंद्र में प्रतिमा का अनावरण किया था और इसके कुछ ही घंटों बाद ये घटना हुई। वहीं सैन्य अभ्यास ताइवान और कोरोना वायरस को लेकर चल रही तनातनी के बीच अमेरिका और चीन के राष्ट्र नायकों ने वर्चुअल मीटिंग की। इस बैठक में दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति दिखाई कि इसकी कोशिश की जाएगी कि आपसी प्रतिस्पर्धा कहीं संघर्ष न बन जाए। बताते चलें कि बीते लंबे समय से अमेरिका और चीन के रिश्तों में काफी ज्यादा तलखी आई है। गौरतलब है अमेरिका और चीन के संबंध काफी तनातनी भरे रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उत्तर पश्चिम चीन में उइगर समुदाय के लोगों के मानवाधिकार हनन, हांगकांग में विशेष प्रदर्शनों को कुचलने, ताइवान के खिलाफ सैन्य आक्रामकता समेत कई मुद्दों को लेकर चीन की आलोचना करते रहे हैं। जबकि चीन हमेशा से यह आरोप लगाता आया है कि अमेरिका उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा। मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है। हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही
खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीएजी के पहले ऑडिट दिवस समारोह में पीएम मोदी ने सीएजी मुख्यालय पहुंचकर हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने इस मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएजी मुख्यालय परिसर में पहले ऑडिट दिवस के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस महत्वपूर्ण संस्था के माध्यम से देश की सेवा के लिए समर्पित आप सभी लोगों को ऑडिट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सीएजी मुख्यालय में संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, एक संस्था के रूप में सीएजी ने न सिर्फ देश के खातों का हिसाब किताब चेक किया, बल्कि प्रोडक्टिविटी में, एफिशिएंसी में वैल्यू एडिशन भी किया, माफ कीजिए। इसीलिए ऑडिट दिवस और इससे जुड़े कार्यक्रम हमारे चिंतन मंथन, हमारे सुधारों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक समय था जब देश में ऑडिट को एक आशंका, एक भय के साथ देखा जाता था। सीएजी बनाम सरकार, ये हमारी व्यवस्था की सामान्य सोच बन गई थी, लेकिन आज इस मानसिकता को बदला गया है। आज ऑडिट को वैल्यू एडिशन का अहम हिस्सा माना जा रहा है। नवाब मलिक एंड ड्रग्स मामले में एक के बाद एक नए सवाल उठा समीर वानखेड़े को कटघरे में खड़ा करे हुए हैं। नवाब मलिक ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में समीर वानखेड़े की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, मैंने किरण गोसावी और एक दिल्ली के शख्स के बीच हुए व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है। इससे समीर वानखेड़े और काशिफ खान के संबंधों पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। आरोप है कि समीर वानखेड़े ने मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान को फर्जी छापेमारी करके फंसाया। उनका इरादा आर्यन खान को फंसाकर शाहरुख खान से वसूली करने का था। आगे नवाब मलिक ने कहा कि क्रूज रेड के दौरान लोगों को टारगेट कर पकड़ा गया, आर्यन खान को फंसाया गया। केपी गोसावी और मनीष भानुशाली मुख्य भूमिका में है। समीर वानखेड़े ने जिन्हें बचाना था उन्हें बचा लिया, जिन्हें बचाया गया उसमें काशिफ खान भी था। इस पूरे मामले में एक व्हाइट दुबई नाम का भी कैरेक्टर है। गोसावी की चैट में उसका भी उल्लेख है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि नवाब मलिक एक के बाद एक नए सवाल लेकर समीर वानखेड़े को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हीं की जांच में संशय था। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर अब पार्टियों में क्रेडिट वॉर की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि अब बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस हिसाब से कागजी एक्सप्रेसवे का झूठा ढोल अखिलेश यादव पीट रहे हैं, हो सकता है कि उनका अगला ट्वीट होगा कि राम मंदिर भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही बनाया है। तो एक ट्विटर हैंडल, आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है और कह दिया गया है कि अखिलेश झूठा ढोंग कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत जल्द उनका नया ट्वीट आएगा और वो कह देंगे कि राम मंदिर निर्माण भी उन्हीं की सरकार के दौरान हुआ है। और आपको बता दें कि अब क्रेडिट वॉर यहां पर शुरू हो चुका है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर। यूपी विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए अमित शाह ने एक प्लान तैयार किया है। वो सीक्रेट प्लान बीजेपी का पुराना आजमाया हुआ फॉर्मूला है और उसी फॉर्मूले ने बीजेपी को बीते 7 सालों में हर चुनाव में जीत दिलाई है। एक बार फिर उसी रणनीति के तहत बीजेपी ने 2022 का चुनाव जीतने की अपनी सियासी बिसात बिछा दी है। बीते 7 सालों में उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा के और 1 विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। हर चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर जब 2022 के चुनाव करीब आ गए हैं तो उत्तर प्रदेश की सारी कमान अपने हाथ में ले ली है। वाराणसी में जब पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी बैठक को उन्होंने संबोधित किया तो साफ तौर पर अपने उसी फॉर्मूले को आजमाने के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया, जिसके बलबूते वो लगातार जीतते चले आ रहे हैं। जो रणनीति 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनाई, उसने बीजेपी को पहले लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत दिलाया और फिर उसी फॉर्मूले पर चलते हुए बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत हासिल की। जब 2019 के लोकसभा चुनाव आए और सपा बसपा का गठबंधन हुआ, तब भी ये कहा गया था कि शायद बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, लेकिन अनुमानों को धत्ता बताते हुए बीजेपी ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की है और इसके पीछे भी बीजेपी का वही सीक्रेट प्लान है।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में वकील एमएल शर्मा ने अनुरोध किया है कि वो ऐसे मामलों पर केंद्र और राज्य सरकार को बहुमत से फैसला लेने का आदेश जारी करे। साथ ही कोर्ट से मामले पर तत्काल उचित आदेश जारी करने की भी मांग की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों के अपने अपने पद भर अब 5 साल तक बनाए रखने के केंद्र सरकार के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वकील एमएल शर्मा ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से दोनों अध्यादेशों को असंवैधानिक, अवैध और गैर कानूनी करार देने की मांग की है। केंद्र के अध्यादेश को लेकर विवाद की स्थिति लगातार बनी हुई है। कई लोगों की तरफ से इस अध्यादेश को लेकर आलोचना भी की गई। हालांकि अध्यादेश को लेकर मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आ गया है, जहां याचिकाकर्ता वकील एमएल शर्मा ने याचिका दायर कर कोर्ट से इन दोनों अध्यादेशों को असंवैधानिक और अवैध करार दिए जाने की मांग की है। दाखिल जनहित याचिका में वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वो ऐसे मामलों पर केंद्र और राज्य सरकार को बहुमत से फैसला लेने का आदेश जारी करे। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट से मामले पर तत्काल उचित आदेश जारी करने की भी मांग की गई है। एक रूसी हथियार टेस्ट के जरिए अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट को तबाह किया गया। इसकी वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद 7 क्रूज मेंबर्स की जान पर बनाई। अमेरिकी और ब्रिटिश अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। जमीन से लॉन्च की गई एंटी सैटेलाइट मिसाइल ने रूस के अपने ही सैटेलाइट को अंतरिक्ष में तबाह कर दिया। इससे 1500 से ज्यादा मलबे और सैकड़ों हजार छोटे टुकड़े अंतरिक्ष में फैल गए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, हम सभी जिम्मेदार देशों से गुजारिश करते हैं कि वो जिम्मेदार व्यवहार के मानदंडों को विकसित करने के प्रयास में हमारे साथ जुड़े और रूस द्वारा किए गए खतरनाक और गैर जिम्मेदार विनाशकारी प्रशिक्षणों से परहेज करें। नासा के मुताबिक 5 एस्ट्रोनॉट्स और 2 अन्य रूसी एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन पर सवार हैं। ये लोग 2 स्पेसक्राफ्ट से जुड़े हुए हैं। इनमें से एक स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन और एक रूसी सोयूज है। सैटेलाइट को तबाह होने के बाद क्रू दल को जगाया गया और एस्ट्रोनॉट्स को मॉड्यूल के बीच के हैच को बंद करने का निर्देश दिया गया। जब स्पेस स्टेशन मलबे के क्षेत्र के पास था, इसके बाद ये लोग सोयूज और क्रू ड्रैगन में वापस चले गए। अमेरिका सेना ने इस घटना पर नजर रखी और कहा कि मलबा दशकों तक ऊपर बना रह सकता है, जिससे इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन पर क्रू मेंबर्स और अन्य मानव अंतरिक्ष यान गतिविधियों के साथ साथ कई देशों के उपग्रह के लिए एक अहम जोखिम पैदा हो सकता है। वहीं अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के लिए दूसरे और तीसरे स्तर का यात्रा परामर्श जारी करते हुए आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा का हवाला देते हुए अमेरिकी नागरिकों से पाकिस्तान की यात्रा करने पर पुनः विचार करने और अपराध और आतंकवाद का हवाला देते हुए भारत जाने वालों से सावधानी बरतने को कहा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को भारत के लिए एक परामर्श जारी करते हुए अमेरिकी नागरिकों से आतंकवादी खतरों और नागरिक असंतोष के चलते जम्मू कश्मीर और सशस्त्र संघर्ष की आशंका के कारण भारत पाकिस्तान सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में यात्रा न करने का आग्रह किया। भारतीय अधिकारों के मुताबिक बलात्कार भारत में सबसे तेजी से बढ़ते हुए अपराधों में से एक है। यौन उत्पीड़न जैसे हिंसक अपराध भी पर्यटन स्थलों और अन्य स्थानों पर सामने आए हैं। कहा गया कि आतंकवादी मामूली या बिना किसी चेतावनी के पर्यटन स्थलों, परिवहन अड्डों, बाजार, मॉल और सरकारी संस्थानों पर हमला कर सकते हैं। परामर्श में यह भी कहा गया कि अमेरिकी सरकार के पास पश्चिम बंगाल के पश्चिम हिस्से, पूर्वी महाराष्ट्र और उत्तरी तेलंगाना के ग्रामीण क्षेत्रों में अमेरिकी नागरिकों को आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने की सीमित क्षमता है, क्योंकि अमेरिकी सरकार के कर्मचारियों को इन क्षेत्रों की यात्रा करने के लिए विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। वहीं धौलपुर के कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव जहानपुर में 2 पक्षों में खेत की मेड़ के विवाद हुआ, जिससे खूनी संघर्ष भी देखने को मिला। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की 2 महिलाओं और एक पुरुष पर लाठी डंडे से कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया। दोनों महिलाओं की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। मामले को लेकर स्थानीय कंचनपुर थाना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि घायलों का मेडिकल कराया जाएगा। आरोपियों के खिलाफ शीघ्र कानूनी कार्रवाई को भी अंजाम दिया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज।